तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है हम आपको भी बताएंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर देखिए हम किसको कवर करने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो आपको एग्जाम में अति लघु उत्तरीय नहीं, लघु उत्तरीय जो प्रश्न आते हैं, बड़े वाले जो प्रश्न आते हैं उनकी कवर करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे और 2023 यूपी बोर्ड के लघु उत्तरीय प्रश्न, कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न आपके होंगे। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 95% आपको यही प्रश्न मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों इसकी पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ कहाँ मिलने वाली, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आपकी आएंगी, सारी न्यूज़ कहाँ मिलेंगी, एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है skmstudy.com आपकी जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर जाना है, अच्छी तरीके से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से व्यतिकरण की क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण के क्या तात्पर्य हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है आपका, इसके लिए आपको आवश्यक प्रतिबंध भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको हम अच्छी तरीके से बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरीके का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है दो प्रकाश पुंजों द्वारा, किसके द्वारा, दो प्रकाश पुंजों द्वारा बनी व्यतिकरण फ्रिंजों को, किसको, दो प्रकाश पुंजों द्वारा बनी व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो जो दो प्रकाश पुंजों द्वारा बनी व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। अथवा में देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए, जो हमारा प्रकाश का व्यतिकरण है उसके लिए आवश्यक शर्तें बताइए। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आपको शर्तें भी बताना है। ठीक है, और देखिए किस तरीके से पूछता है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, क्या कहता है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसको आपको बताते हैं। चलिए इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या हो जाएगा, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, कौन सी, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, क्या हो, जिनके आयाम क्या हो, समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, मान लीजिए जो दो प्रकाश तरंगे हैं जो समान आवृत्ति की हैं, उनकी आवृत्ति क्या है, समान है, और जिनके आयाम समान हो, आयाम भी आपका समान हो, और आयाम का मतलब ऊपर नीचे जो आपकी होती है ना, वो क्या है, उसका आयाम भी समान है, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, प्रकाश की जो तीव्रता है उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। जो उनकी तीव्रता है, देखिए आयाम उसका समान है और जो उसका तरंग है वो समान है। ठीक है, फिर भी क्या होता है, इसमें जो इसकी तीव्रता है, तीव्रताओं का जो योग है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम, यानी लगभग होती है, लगभग न्यूनतम होती है, जबकि कुछ स्थानों पर जो प्रकाश की तीव्रता है अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो उसका जो तरंग है वो समान है और आयाम समान है, लेकिन जो उसकी तीव्रताएं हैं वो क्या होंगी, कभी कम होगी, कभी क्या होगी, कई स्थानों पर अधिकतम होती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है, ठीक है, जहां पर अगर हम तीव्रता न्यूनतम देखेंगे उस स्थान को क्या कहेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण, यानी जहां पर आप तीव्रता न्यूनतम देखिए, ठीक है, जहां पर तीव्रता आपको न्यूनतम दिखाई दे वहां पर जो व्यतिकरण होगा वहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा। और जिन स्थान पर तीव्रता आपको अधिक दिखाई दे तो उस स्थान पर क्या होगा, व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, संपोषी व्यतिकरण आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और पूछा था आपका कि जो प्रकाश की व्यतिकरण है उसकी शर्तें क्या क्या होती हैं, शर्तें के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं, दो प्रकाश स्रोत, मान लीजिए कौन कौन सी, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पहला बात ये है, पहली बात क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच, जो दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंग हैं जो हैं उनके बीच जो कलांतर है और समय के साथ साथ स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, तो बीच कलांतर समय के साथ साथ क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। जो आवृत्तियां हैं और तरंग दैर्ध्य हैं वो बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके व्यतिकरण की कुछ शर्तें हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच, किसके बीच, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंगार्ग एक ही दिशा में चलें। जो तरंगार्ग हैं एक ही दिशा में चलें और फ्रिंजें अधिक चौड़ी बने। जो फ्रिंजें हैं क्या बने, अधिक चौड़ी बने। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रकाश के गुण क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, क्या पूछता है, प्रकाश क्या है, उसके गुणों की क्या करिए, व्याख्या करिए। ठीक है, तो ये लघुत्तरी प्रश्न में आपको पूछ सकता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार, सिर्फ क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, इसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में, क्या करने में, देखिए इसका उपयोग हम, प्रकाश का उपयोग क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, हम वस्तुओं को देखने में, ठीक है, करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, मान लीजिए कोई जो प्रकाश है किसी वस्तु पर जब पड़ती है तो पड़ने के पश्चात क्या होता है, पुनः हमारे आँख पर वापस आती है। कहाँ आती है, पुनः हमारे आँख पर वापस ही चली जाती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। जो वस्तु है वो हमें क्या करती है, दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः हमारी आंख पर वापस आती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे, प्रकाश का गुण क्या है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्रकाश सदैव सीधी या सरल रेखा में चलती है। जो प्रकाश है सदैव क्या होती है, सीधी या सरल रेखा में चलती है। क्या चलती है, जो प्रकाश है मेरे प्यारे बच्चों सीधी या सरल रेखा में चलती है। ठीक है, और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या होता है, जो प्रकाश है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और प्रकाश क्या होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं इनके, यानी आप प्रकाश को जब भी देखेंगे एक सीधी रेखा में चलेगा, आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखना नहीं चाहिए, वो नहीं चलेगा। ठीक है, आपको सीधी रेखा में दिखेगा और चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और प्रकाश के वेग की गणना, जो प्रकाश का वेग का जो गणना है सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो इसके वेग की गणना है, इसका वेग कितना होता है, प्रकाश चल कितनी होती है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी जो व्याख्या है, इसकी जो खोज है सबसे पहले किसने किया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और प्रकाश में अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, घूर्णन, ठीक है, घूर्णन आदि की घटनाएं घटती है। ठीक है, तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, घूर्णन हो गया, इत्यादि घटनाएं इसमें घटती रहती हैं। ठीक है, और देखिए
जो प्रकाश तरंग है एवं ध्वनि तरंग में एक मुख्य अंतर क्या होता है, देखिए आगे आप बताते हैं। मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश को चलने के लिए, जो प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए जो हमारा प्रकाश है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग ठोस से गैस में बढ़ता है, यानी जो प्रकाश का वेग है अगर उसको ठोस से हम गैस में ले जाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जबकि ध्वनि का वेग गैस से ठोस में क्या होता है, बढ़ता है। जो ध्वनि है आप ध्यान दीजिएगा, जो ठोस चीज़ है वो ज़्यादा आवाज़ करती है, जो कम ठोस है वो कम आवाज़ करती है। ये आपको एनालिसिस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। जो प्रकाश ऊर्जा है वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है। आगे चलिए, जिसे फोटॉन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फोटॉन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग माध्यम जो होगा उसमें जो प्रकाश की चाल होगी क्या होगी, अलग अलग होगी। यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए U बराबर क्या होता है, C/N N 0 पाई U, ठीक है। आपका ये हो जाएगा। चलिए देखिए, माध्यम में जो आपका कोई माध्यम ले लीजिए, माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी, अगर निर्वात हम लेते हैं तो इसमें क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर हम जल देखते हैं तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम तारपीन का तेल देखते हैं तो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम नायलॉन की बात करें तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन क्या आता है, किस तरीके से आता है कि आप अब नेत्र दोष किसे कहते हैं और नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं या दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उसकी व्याख्या कीजिए। इस तरीके का आपका प्रश्न पूछेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना चाहिए। देखिए नेत्र दोष या दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। तो मानव नेत्र के गोलक में, जो मानव नेत्र का गोलक है, मानव नेत्र का जो गोलक है, जो आपको गोला गोला टाइप दिखेगा ना, गोलक है, वो में उत्पन्न होने वाले दोष को, इसमें जो उत्पन्न होता है, जो दोष उत्पन्न होता है, नेत्र या दृष्टि दोष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेत्र या दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र दोष के प्रकार कौन कौन से हम आपको बता दें यहाँ पर। तो नेत्र दोष के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो मानव नेत्र का वह दोष, जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जो निकट की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं एवं दूर की वस्तुएं अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहेगा तो उसको क्या होगा कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, यानी निकट की जो वस्तुएं हैं वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं मेरे प्यारे बच्चों वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक। अब इसके कारण की बात करते हैं। कारण देखिए किस कारण से होता है निकट दृष्टि दोष जो होता है, मुख्य कारण इसका क्या है कि इसमें गोलक का अग्रभाग बढ़ जाता है। जो गोलक है, गोलक का जो अग्रभाग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए इसके निवारण की बात कर लेते हैं। निवारण में देखिए क्या होगा, इसके निवारण के लिए क्या होगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम हमेशा किसका, अवतल लेंस का उपयोग किया था। किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर हम दूरदृष्टि दोष की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो दूरदृष्टि दोष किससे कहते हैं? तो मानव नेत्र का वह दोष, किसका? मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो दूर की वस्तु है वह स्पष्ट रूप से तो दिखाई देती है, परंतु
पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, कारण की बात करें, कारण में देखिए क्या होगा, इस दोष के गोलक का जो अग्रभाग है वह क्या होता है? घट जाता है। जो गोलक का अग्रभाग है वह क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अगर निवारण की बात करें, निवारण क्या होगा? इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे क्या है हमारा? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ऐसा दोष जिनमें निकट व दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, कारण की बात करेंगे, इसका मुख्य कारण क्या है? गोलक के अग्रभाग के बढ़ या घट जाने के कारण होता है। क्या होता है? गोलक का जो अग्रभाग और हमारा क्या है? अग्रभाग का बढ़ जाना होता है। ठीक है, या घट जाने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इसके निवारण की बात करेंगे, निवारण क्या हो जाएगा? इसके निवारण हेतु द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके चश्मे के ऊपरी भाग पर अवतल लेंस तथा निचले भाग पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अबिंदुकता की बात करेंगे, अबिंदुकता की बात करेंगे। ठीक है, तो मानव नेत्र का वह दोष मानव नेत्र का वह दोष या यह दोष गोली विपतन के कारण होता है। किसके कारण होता है? गोली विपतन के कारण होता है। इस दोष के व्यक्ति को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर की रखी वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, तो इस कारण होता है। कारण की बात करेंगे तो यह दोष कार्निया के पूर्ण रूप से गोल न होने के कारण उत्पन्न होता है। क्या होता है? यह दोष जो होता है कार्निया के पूर्ण रूप से गोल न होने के कारण उत्पन्न होता है, जिसके गोलक के अग्रभाग की त्रिज्या जो है अधिक एवं पृष्ठभाग की त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। निवारण की बात करेंगे, निवारण के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्वेश्चन आपको पसंद आता है चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।